गुड आफ्टरनून आईटी। क्या था डिस्कशन? डीपीपी। शांत हो जा भाई। तो एसी में एक्सरसाइज 1 में सेक्शन बी एंड सी। तो सेक्शन बी में पार्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। सेक्शन सी में नहीं पूछना है। अब पार्ट 2 में चलें। पार्ट 2 में सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। तो अब आप आंसर बता दो क्या आ रहा है। तो इसमें आई बाय वी बाय जेड। आई का वैल्यू वी बाय जेड। जेड कितना आ रहा है? जेड का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कितना है? ट्वेंटी वन। 66 आए। 100 × 22/7। 21/100। 66। तो ये कितना? 88 प्लस 66 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 110। 110। तब यहां से आ जाएगा अपने पास वी बाय जेड। आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस कितना? 220। 110 दो आ गया। कॉस फाइव आर बाय जेड 88 110। 37। तो इसका आंसर हो गया फेज एंगल 37। कौन आगे? करंट की वोल्टेज आगे कौन है? 37। आई नॉट और वी नॉट में से कौन आ गई? वोल्टेज आ गया। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये तो हो गया। और इसके आगे क्वेश्चन B2। B2 क्वेश्चन B2 देखिए। B2 क्वेश्चन में दे रखा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट एक्स अगर हमने एसी सप्लाई के साथ लगाया तो पीक करंट यह है। एक सेकेंड एलिमेंट वाई जोड़ा तो सेम एसी सोर्स से सेम पीक वैल्यू करंट का आ रहा है, परंतु करंट जो है
90 डिग्री पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो है रेजिस्टेंस है, ये हो गया एक्स। अगर इसको एसी से जोड़ा तो करंट का वैल्यू वी नॉट अपॉन आर, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो ये रेजिस्टेंस होगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 5 एम्पियर, तो ये जो पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं 5 एम्पियर, तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। पीक वोल्टेज 200 दिया हुआ है, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 200 बटे आर। तो आर का वैल्यू 40 आ गया। फिर इसके बाद वाई। अच्छा देखो, इतनी आवाज क्या हो रही, थोड़ा शांति बनाओ भाई। बोल रखा है ना बाहर आराम से बात करो। तुम तो कल एब्सेंट थे, क्या बात, तबीयत खराब हो रहा था, अभी ठीक हो गया, दवाई वगैरह ले लिया? अच्छा, तो घर बैठ के पढ़े थे, ज्यादा तबीयत खराब थी, रेस्ट कर रहे थे आराम से। तो अब शांति बनाए भाई, है ना, तबीयत खराब हो जाएगी फिर। तो अभी इसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने जब वाई को कनेक्ट किया तो वाई को कनेक्ट करने से भी पीक करंट वही आया। और कौन पीछे इसमें 90 डिग्री, करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से। तो ऐसा किसके अंदर है, इंडक्टर में। तो ये करंट हो गया आई नॉट और वोल्टेज आ गए 90 डिग्री। तो अब इसका ऐसा तभी होगा जब ये इंडक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू भी 5 है, 200 अपॉन एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू भी 40 आ गई। ठीक है, इससे ये पता लग गया। फिर तीसरे पे जाते हैं। अगर अपन इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो अब अपन को एक्सएल एक्सी मिल गया, रेजिस्टेंस और इंडक्टर आ गए सीरीज में। अब इसका जेड क्या होगा, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट, 40√2। तो अब सवाल इस बारे में है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। अब पीक नहीं पूछ रहे, आरएमएस पूछ रहे हैं। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, 200/√2, पीक वैल्यू अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 40√2। तो 200/40 × 2, तो 5/2 आ गया। तो क्या दिक्कत है, सीधा तो सवाल एकदम। तो इस तरह से B2 हो गया। और देखो कोई सवाल, हाँ, B10, B10 में तो सी टिक लगा दो। साइन कॉस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना चलता है। बाकी तो और बेकार है, स्ट्रेट लाइन वाला थोड़ी टिक मारेंगे, ये भी टिक नहीं मार सकते कोई भी, एक ही ठीक ठाक है। इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि दो चीजों का सम आएगा, तो फिर वो बाद में जाके कब वो आएगा इसका क्या पता, फेस डिफरेंस, है ना। ठीक है, अब इसके बाद 13 क्वेश्चन, B13। तो B13 देखिए अब, AC ammeter is used to measure the current when a given direct current, constant current passes through the circuit, ammeter reads 3 ampere.
सर्किट में करंट की रीडिंग आ रही, IDC आया 3 एम्पियर, अल्टरनेटिंग करंट जाता है IAC 4 एम्पियर। AC DC दोनों भाई आ गए तो फिर क्या होगा, है ना? AC आया तो ये, DC आया तो ये तो हमने सीख रखा है। 3 प्लस ये RMS वैल्यू है, तो ये हो गया 4√2। 3 + 4√2 पीक वैल्यू हो गई sin ω t। AC DC दोनों भाई आ गए एक साथ, तो ऐसे आएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। 9 + 16 × 2 sin² ω t +24√2 sin ω t। फिर इसका एवरेज 9 + 16 × 2/2 +0। फिर इसका रूट लेंगे, IRMS 5 आ गया, ठीक है। AC DC मिलाए तो इतना आया। तो इस तरह से 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब क्या दिक्कत आ रहा बताओ उसमें? हम्म लैंप वाला DC करंट जाता है इतना और रिक्वायर्स DC करंट ऑफ दिस एट दिस, कार्य करने के लिए इतना चाहिए, तो ये तो हमें मिल गया। अगर ये देंगे और एक इंडक्टर नीडेड है, तब देखते हैं सवाल B9। ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके अक्रॉस हमें 80 वोल्ट लगाना पड़ता है, 10 एम्पियर करंट जाता है, तो इससे पावर आती है 800 जूल, V × I। ये है बल्ब की कंडीशन। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप, I²R, तो 810 का स्क्वायर इंटू R, तो 8 आ गया। तो हमारा बल्ब 8 ओम वाला है, ठीक है। 8 ओम वाला है, 80 वोल्ट चाहता है, 10 एम्पियर करंट आ जाए तो ऐसे रोशनी देता है। अब बात इसको अपन लगाने जा रहे हैं AC के साथ। अब AC तो घर में 220 वोल्ट वाली है, तो ये बल्ब तो घबरा जाएगा, बोला मेरा तो 80 वोल्ट का ही प्रिपरेशन है, 220 को कौन सहन करेगा, ठीक नहीं है, तो कि मेरी रक्षा की जाए। तो इंडक्टर को बुलवाए कि थोड़ा बांट लेंगे, थोड़ा तू रख लेना, अब मैं रख लूंगा, सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा हो जाए। इंडक्टर को बुलाया गया, इंडक्टर ने कहा कि मैं कुछ खर्चा वर्चा तो नहीं करूंगा, पर वोल्टेज बांट लूंगा। तो इन्होंने वोल्टेज बंटवा लिया इनसे। अब के करंट कितना पैदा कराना है, बोले RMS वैल्यू 10 पैदा करवा दो आप, मैं उतनी रोशनी दे दूंगा, क्योंकि इसमें पावर का फॉर्मूला IRMS का स्क्वायर इंटू R होता है, तो IRMS का स्क्वायर 10 R वही है, तो वही रोशनी पैदा हो जाएगी। तो IRMS अब हमें 10 चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि IRMS तो VRMS/Z होता है, तो ये 10 = 220/Z, तो Z की वैल्यू 22 चाहिए, यही Z की वैल्यू 22 चाहिए। तो फिर इसकी वैल्यू तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर = 22 का स्क्वायर चाहिए, तो फिर XL आ जाएगा, सीधा साधा है। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं किया होगा होमवर्क में, इसीलिए तो नहीं हुआ। सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा ना, पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं, है ना।
अब इसके बाद और कोई? चौक कॉइल, ये जो कॉइल होती है इसी को इंडक्टर को ही कहते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऐसे एल और आर का ये बन जाता है। आइडियल चौक कॉइल तो ये एल ही होता है। आइडियल चौक कॉइल तो इंडक्टर को ही कहते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकली थोड़ा रेजिस्टेंस होता है तो ऐसा मिला के होता है। अब और देखो कोई सवाल इसमें क्या रह गया? अब सेक्शन सी में C15 वही चौक कॉइल का सवाल आ गया। चौक कॉइल को क्या होना चाहिए? बैटरी को कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छी बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बैटरी का काम अच्छे से करना चाहिए। ऐसे इंडक्टर को क्या होना चाहिए? अच्छा इंडक्टर होना चाहिए, कम रजिस्टर होना चाहिए। तो बस हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस, यही तो इंडक्टर से चाहते हैं हम। चौक कॉइल बोले तो इंडक्टर, इंडक्टर से क्या चाहते हैं? इंडक्टेंस। कैपेसिटर से कैपेसिटेंस चाहते हैं, रजिस्टर से रजिस्टेंस चाहते हैं। तो वही गुण उसके अच्छे होने चाहिए। ठीक है। चौक कॉइल यही तो काम कर रही है। अभी अपन ने यहाँ पर देखा तो इसको 80 वोल्ट मिल गया ना, आरएमएस वोल्टेज इसका 80 आ जाएगा, है ना? तो ये आरएमएस इसको ये बंटवारा कर लेगा। पर आरएमएस वोल्टेज यूं नहीं होती कि 220 में से 80 है तो घटा के इसका आ जाएगा। इसको आरएमएस वैल्यू को फेजर डायग्राम में ऐड करेंगे। 80 तो VL तो 220, ऐसे स्क्वायर करके ऐड होती है वो। आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू फेजर डायग्राम में जुड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद में पार्ट 3, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सब कुछ। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने एसी के बारे में, सीरीज सर्किट के बारे में जानकारी ली थी। उसके अंदर तीनों सदस्यों का भी एक साथ ले लिया था, है ना? अब कुछ बात बताता हूं, एक और ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर और एसी। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ जानते हैं? कॉम्प्लेक्स बोले थोड़ा कठिन। ठीक है, कठिन नंबर। देखो ऐसा है, ये जो नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर का सबसेट बढ़ता गया। शुरुआत हुई थी 1 2 3 से, गाय भैंस गिनते थे, घोड़े गिनते थे, 1 2 3 चलता था। इतने घोड़े, इतने हाथी, ऐसे काउंटिंग होती थी। तो ऐसे 1 2 3 4 चलता था। एक्सचेंज होते थे तो भी इसी में प्लस माइनस होता था। फिर इसके बाद में सब चला जाए तो फिर क्या रह गया? जीरो। तो जीरो भी बहुत विदेशी लोगों को तो समझ में भी नहीं आया व्हाट इज जीरो, है ना? फिर भारत वाले लोगों ने समझाया कि जीरो कुछ होता, जीरो का मीनिंग नहीं समझ में आता था।
फिर माइनस के प्रति तो परहेज करते थे, ये क्या हो गया, ये -1 क्या होगा? एक गाय तो होती थी, -1 गाय कैसे होगी, है ना? ऐसे करके माइनस भी नहीं समझ में आया। पर हमारे लोगों ने उस समय मैथ्स की किताबें लिखी, इसलिए भारत के लोगों को मैथ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जितनी भी मैथ्स है वो पूरी इंडिया से निकली हुई है, और वो वहां जाकर के दूसरे नाम से आ गई, है ना? अगर इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। तो इसी गिनती में हमारे माइनस, अभी भी ऐसा कहते हैं कि जो स्कूलों में मैथ्स पढ़ाई जाती है नेगेटिव नंबर के बारे में, जो हमारे मैथमेटिशियन लोग के कहे हैं उनकी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है बजाय कि आज के लोग, है ना? ऐसे ही चलते चलते हमारे को जरूरत पड़ी बंटवारा करने की, एक रोटी को दो में बांटा तो आधा करना पड़ा, तो बीच में क्या आधा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो फिर पता लगा कि किसी के बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। तो जिस तरह से अनेक गायें हो सकती है, इसलिए नंबर इनफाइनाइट हो गए। इनफाइनाइट चीजें हो सकती कि एक गाय और होगी, ऐसे तो कितनी भी हो सकती है। ऐसे इतने सारे ग्रह हैं, इतनी सारी बहुत सारी गायें हो सकती, काउंटिंग में बढ़ गई। या फिर पार्टिकल्स, मान लो गाय बड़ी चीज हो गई, पार्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। फिर इसके बाद में बंटवारा करने लगे तो रोटी के कितने टुकड़े कर सकते, तो और बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में भी अनंत नंबर हो गए। तो फिर ऐसा लगा कि अब तो सब आ गया, माइनस भी आ गया, अनंत नंबर। अब ये बीच वाले नंबर थे, इनको बटे में लिखने लग गए कि 1/2, 1/3 के एक के तीन बंटवारे। तो फिर इसको दूसरा नाम दे दिया गया कि ये डिवीजन में लिखने वाले नंबर हो गए, रेशनल नंबर, है ना? फिर उन्होंने देखा कि हर नंबर को ऐसे रेशियो में नहीं लिख पाएंगे, तो फिर वो नंबर इन्हीं के बीच में थे पर उनको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं था। तो जैसे √2 था, अब √2 को उन्होंने प्रयास किया कि वो कैसे भी करके न लिख पाए, तो उन्होंने फिर एक कैटेगरी और बना दी कि इरेशनल नंबर। तो फिर रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। तो अब तो लग गया कि अब तो सब कुछ आ गया, अब तो सब सही हो गया, अब तो कोई नंबर बचा नहीं। जब कोई नंबर बचा नहीं तो फिर ढूंढने लगे, तो ऐसा पता चला कि x² + 1 = 0 आ रहा था इक्वेशन में, गणित की इक्वेशन बनने लग गई। तो लोग इससे डरने लग गए कि ये नंबर लाइन पे कहाँ रखेंगे अब। तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। कई दिनों तक इसको माना नहीं। फिर एक आया जिसने कहा कि मान लेते, चलो इसको कुछ मान लेते। तो फिर इसके लिए एक नया सिंबल दिया कि इसको ऐसे रहने दो, जब ये स्क्वायर होगा तब काम आ जाएगा, तो इसको एक्सेप्ट करके चलो, और एक नोटेशन दे दो जिसको क्या दिया गया, आयोटा। फिर ये समझ में आया कि इसको नंबर लाइन में कहाँ रखेंगे, फिर इसकी जगह ही नहीं पड़ रही। तो फिर लोगों ने ना इसके लिए विचार रखा कि इसको इससे इंडिपेंडेंट रखना है। तो इंडिपेंडेंट रखना है तो इसमें इन्होंने ये देखा कि 0 × √-1 ये 0 होता है, तो ये नंबर कॉमन होगा, तो 0 वाली लाइन इससे पास होगी। तो 0 इस लाइन पे भी आया, उस लाइन पर भी आया, और फिर इस तरह से इनको एक अलग लाइन का डायमेंशन दे दिया। क्या ऐसे तीसरी डायरेक्शन में भी कुछ होता होगा, है ना? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये बात कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर से संबंधित है। तो फिर हमने यहाँ पर एक नंबर नोटेशन चालू कर दिया, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा, ऐसे कॉम्प्लेक्स की लाइन बना दी। अब हमने नंबरों को कहा कि अब नंबर लाइन पे नहीं आएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। अब हम संसार के सारे नंबर से मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हर चीज लिखी जा सकती है। अब हमारी इक्वेशन जिसमें उलझी हुई थी वो भी हैंडल हो रहा है। अब हमने कहा कि नंबर्स को पॉइंट से रिप्लेस करो, तो अब यहां पर एक नंबर आ गया 1, और ये, तो अब इस नंबर को इस तरह से नोटेशन दे दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा। जैसे किसी भी नंबर को लिखने लग गए, a + bi, ये जो नोटेशन था इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? तो ये तो मैथमेटिक्स की बातें हैं, मैथमेटिक्स वाले पढ़ाते हैं। हमारा तो ये मानना था कि आपको ये पता है, हम इसके आगे जाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर इसको कोई लिखना चाहेगा तो ऐसे r और थीटा में भी लिख सकता है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को, अब तो ये वेक्टर की तरह हो गया। बस वेक्टर में जैसे y कंपोनेंट की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो गया, और y x से इंडिपेंडेंट होता है,
तो वो इंडिपेंडेंट का नोटेशन इसमें चलने लग गया। फिर इसके पीछे पूरी मैथ्स की थ्योरी डेवलप कर दी गई ऑन पेपर। कैसे इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, उसको मैथ्स में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ लिया मैंने, ये मेरे समझ में आ गया चैप्टर ये। फिर इसके बाद आगे चल के ये पता लगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा थीटा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जानकारी से हम एक्सपोनेंशियल जो सीरीज है उसकी सहायता से साइन और कॉस की सीरीज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ए की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह माइनस रख देंगे, ठीक है। अब जरा एक बार इसको जोड़ना तो क्या आएगा, ए की पावर आयोटा थीटा प्लस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। अब आप लोग को ए की सीरीज पता होगा ना, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, क्या बनेगा? 1 प्लस आयोटा थीटा। ऐसा चलेगा। और माइनस आयोटा थीटा होगा तो 1 - आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर हो गया। एक्सपोनेंशियल सीरीज में फैक्टोरियल आता है। ए की पावर एक्स में फैक्टोरियल आता है कि नीचे? तो अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा थीटा का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको ऐड कर दिया तो ए की पावर आयोटा थीटा प्लस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ये सेम ही हो जाएगा आयोटा थीटा स्क्वायर। फिर ये माइनस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपन देखेंगे इवन नंबर वाला बचेगा। इवन नंबर वाला बचेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - थीटा स्क्वायर/2। तो आप इस तरह से जानते हैं कॉस थीटा की सीरीज होती है ना। कॉस कॉस एक्स की सीरीज जानते होंगे आप लोग। ऐसे ही कॉस में भी बाइनोमियल की फॉर्म में आता है ना, फैक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगा। उसमें क्या है, सॉल्व करके देखो, अगली टर्म और लिखोगे ना। अब देखो आयोटा का क्यूब आ गया ना, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया। माइनस का टर्म आने से कट जाएगा ये। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ऐड करेंगे। कुल मिला के ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। अगर मुझे किसी भी नंबर को लिखना है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू R0 कॉस थीटा R0 साइन थीटा आई। और ये वेक्टर लिख दिया कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। ये वाला तो आर है ना, एक ही जगह R0 कॉस थीटा हो गया और इसकी जगह R0 साइन थीटा हो गया बी की जगह, और ये आयोटा हो गया। तो इसमें से R0 कॉमन आ गया, फिर क्या हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया R0 इंटू ए की पावर आयोटा थीटा। तैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं। तो समय के साथ बढ़ते हुए हमने नंबरों को प्लेन में बिछा दिया, ठीक है। लाइन से चले थे, प्लेन में आ गए, अब कह रहे हैं कि अब पूरा हो गया, ठीक है। अभी 3D में जाना बचा हुआ है। तो फिलहाल
ये नंबर की बात हो गई। अब इसका हमारी फिजिक्स में क्या यूज होना है उस पर पहुंचते हैं। यहां पर हाँ लिखा नहीं आयोटा बगल में, कहां से आया इसका? इस वाले पॉइंट के नंबर क्या है? आर नॉट कॉस थीटा ये है, और आर नॉट साइन थीटा। तो आर नॉट साइन थीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से आयोटा, वन आयोटा। इस लाइन पे जो भी होगा वो आयोटा में है, और जो इस लाइन में वो बिना आयोटा वाले। तो जैसे आई के प्लस जे कैप लिखते थे ना, आई कैप वाला को तो आप आई कैप लिखना बंद कर दिया, वो तो रियल नंबर है, तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जे कैप वाला जो है उसमें आयोटा लगाने लग गए। नंबर तो वही है, आयोटा लगा के वो टोटल नंबर बन गए। यानी टू आयोटा हो गया, थ्री आयोटा, माइनस रूट वन का टेबल चालू हो गया है ना। माइनस रूट वन या माइनस रूट वन, माइनस रूट टू या टू, माइनस रूट वन, थ्री रूट माइनस वन, ऐसे कर करके सारे नंबर लगा दिए, क्योंकि सभी कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसी हमारी बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे मान लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू आ गया, या साइन थीटा इक्वल टू टू आ गया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करो? तो इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएगा, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा। तो ऐसी ऐसी सारी इक्वेशन है जो हम मानते थे कि कुछ होती नहीं है, इसका कुछ आंसर नहीं है, वो घूम फिर के कॉम्प्लेक्स नंबर में चली गई। जैसे ये वाला का कोई सॉल्यूशन नहीं था। कोई कहेगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर में वन ऐड करेंगे तो जीरो कैसे आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो कैसे आएगा? तो फिर हमने कहा वो आयोटा है। फिर हमने कहा कि ऐसा कोई थीटा कैसे आएगा कि साइन थीटा टू आ जाएगा, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ऐसे करके बहुत सारी इक्वेशनें जो उलझी हुई थी वो आयोटा मानने से सुलझ गई, और उन्होंने मैथ्स में बहुत ज्यादा ऐसे डेवलपमेंट कर दिया इतनी सी बात मानने से। फिलहाल हम फिजिक्स की तरफ जाएंगे, ये मतलब पुरानी बातें हो गई, मैथ्स की बात हो गई। फिजिक्स में क्या करना है अब देखो। फिजिक्स में आई जो सिंबल है ना, इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आई हमारा करंट का सिंबल है, जे से रिप्लेस करेंगे। और जे वैसे उस तरफ एक्सिस में जे के भी होता है, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। जिसकी वैल्यू रूट माइनस वन है, ठीक है। अभी हमने फेजर डायग्राम से देखा कि हमारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो भी एक इसी तरह के हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स टाइप। जैसे रूट माइनस वन वाई एक्सिस के लोग आ रहा है ना, तो वैसे हमने देखा कि एक्सएल और एक्सी वो ऊपर और नीचे की तरफ आ रहे हैं, रेजिस्टेंस से परपेंडिकुलर है, तो उनको अपन कॉम्प्लेक्स नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो एक तरह से रियल की तरह हो गया, रेजिस्टेंस तो रियल की तरह हो गया, और ये एक्सएल जो है और एक्सी जो है ये कॉम्प्लेक्स बोलूं, है ना। तो मैं एक्सएल को ऐसा लिखूंगा, ओमेगा एल नोटेशन में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल बोले तो ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल जे। यानी मैं जो फेजर डायग्राम में चित्र बना के बोल रहा था वो मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूं, एक्सएल ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं एक्स सी को माइनस वन अपॉन ओमेगा सी जे, ठीक है। तो इस तरह से समझ में ये आया कि मैं जो डायग्राम ना बनाऊं और ऐसे नंबर्स इस तरह से लिख लूं, तो बिना डायग्राम के सवाल कर सकता हूं। अब जैसे मैं सवाल करके दिखाता हूं, छोटा सा ही, सिंगल सिंगल लेके आएंगे, फिर क्या होगा। जैसे इकलौता रेजिस्टेंस है, और ये है, अब इसका वोल्टेज भी है, मतलब वी आर एम एस मान लीजिए, ये वी आर एम एस है। अब इसमें आई आर एम एस चाहिए मुझे, तो मैं क्या कहूंगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर।
अब ये भी रियल रियल साइड में, ये भी रियल साइड में, रियल अपॉन रियल इज रियल, है ना, रियल डिवाइडेड बाय रियल इज रियल। तो ये वाली साइड में वी आर एम एस था, तो इसी साइड में आई आर एम एस हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गया ना, सेम फेज में। अब मैं लेके आता हूं नंबर इंडक्टर का, अब मैं सिर्फ इंडक्टर को लेके आता हूं, फिर एसी सोर्स लेके आऊंगा। तो अब मैं आई आर एम एस क्या लिखूंगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्सएल। तो एक्सएल किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो गया ओमेगा एल जे, ठीक है, ओमेगा एल जे हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जे से गुणा कर लेता हूं, तो ये हो गया वी आर एम एस अपॉन ओमेगा एल माइनस जे, ऊपर नीचे जे से गुणा करूंगा तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे को आई आर एम एस मिला वो मुझे वोल्टेज से नीचे मिला, तो अगर मैं वोल्टेज यहां रखता हूं तो आई आर एम एस इससे पीछे है, आता ही 90 डिग्री, ये आ रहा है ना 90 डिग्री का, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो जो काम मैं वैसे डायग्राम में बनाना चाहता था वो मुझे ऐसे मिल रहा है डायरेक्टली, ये वोल्टेज की लाइन हो गई, वोल्टेज को रियल लाइन पे ले लिया, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स में गया, डिवाइड हुआ, और सॉल्व करने से ही आया, यही होता है। अब इसी डायग्राम को 90 डिग्री से घुमा दो, तो ये आई आर एम एस रियल साइड में आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, वही 90 डिग्री का डिफरेंस बताएगा। अच्छा, तीसरे सदस्य ये एक्सी, सिमिलरली इसमें भी ऐसे आ जाएगा, इसमें जब कैलकुलेट करोगे आप तो यहां पर आ जाएगा वी आर एम एस अपॉन -1 अपॉन ओमेगा सी जे, ऊपर नीचे जे से गुणा करेगी प्लस हो जाएगा ओमेगा सी वी आर एम एस, जे आ गया, तो आई आर एम एस आगे हो जाएगा, तो ये आपका वी आर एम एस है, इससे आई आर एम एस आगे 90 डिग्री। ऐसा हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर आता है तो क्या होता है, ठीक है। ये एक और तरीका है जिसमें हम डायग्राम से बच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नोटेशन से काम चला रहे हैं। अगर मिक्स होके आ गया तो देखो कैसे करते हैं, अगले पेज पे, ये बात तो नोट हो गई। अभी क्या टॉपिक चल रहा है मैथ्स में, इंटीग्रेशन चल रहा है, एरिया अंडर कर्व, जो 11वीं में पढ़ा देते हैं, इंटीग्रल बाय डीएक्स। बढ़ना चाहते हैं आगे हम, ये देखो, अब अगर मान लो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों आ गए, तो अब मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाहता हूं, तो ये हो गया आर और ये हो गया एक्सएल जे, इसमें आई और इसमें वी आर एम एस। अच्छा, इसकी इक्वेशन आप है ना ऐसा कॉम्प्लेक्स नोटेशन लगाने के बाद वैसे लिख सकते हो जैसे आप केवीएल लगाते हो, यूं, जैसे वी आर एम एस माइनस आई आर एम एस इंटू आर माइनस आई आर एम एस इंटू एक्सएल जे इक्वल टू 0, इसे केवीएल लगाते हो ना, वैसे लग जाएगा आरएमएस वैल्यू में। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू में लगता था केवीएल,
इसमें नहीं लगता था, पर भी कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नोटेशन करके लगा लो, तो ये उधर चला गया। तब आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, वी आर एम एस अपॉन आर प्लस एक्सएल जे, ऐसा आ गया। अब हमको क्या करना है, आर माइनस एक्सएल जे ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ऊपर नीचे इससे गुणा करने से कुछ फायदा होगा, क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जे, जे इंटू जे -1 प्लस हो जाएगा, तो अपना एक्सप्रेशन आ गया वी आर एम एस डिवाइडेड बाय, ये जो बन गया ना आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, तो ये अपॉन जेड कर लो, और एक आर बाय जेड माइनस एक्सएल बाय जेड, जे हो गया। ठीक है, आर बाय जेड हो गया कॉस फाइव, ये हो गया साइन फाइव, है ना, तो मेरा ये हो गया आई आर एम एस, तो मतलब ये मेरा पूरा वेक्टर नोटेशन में आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, आएगा ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अच्छा, जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जे को नहीं लोगे, जैसे अगर मुझे जेड की वैल्यू दे रखी है ए प्लस आयोटा भी है ना जेड की वैल्यू, तो जब मैं जेड का मैग्नीट्यूड बताता हूं तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, आयोटा के साथ स्क्वायर नहीं करते, नहीं तो माइनस आ जाएगा फिर, है ना, जैसे आई केप जे केप में जो आई केप और जे केप के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करते, तो फिर आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जे का कोफिशिएंट है ना माइनस ऑफ एक्सएल बाय जेड, इसका स्क्वायर करोगे, और आर बाय जेड का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इससे एंगल आ जाएगा, जैसे ये अगर कॉस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये वी आर एम एस अपॉन जेड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जे। तब इसका नोटेशन कैसे आएगा, देखो वी आर एम एस तो इधर आ गया, अब ये आई आर एम एस किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे, जिसका एंगल, इस थीटा को अंदर ले जाओगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस माइनस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा जे, तो ये थीटा नीचे की तरफ हो गया, और ये हो गया आई आर एम एस। तो अब मेरे को जो एंगल मिल रहा है ना, अब मुझे करंट और उसका फेज डायरेक्टली इक्वेशन से मिल रहा है ना, इक्वेशन की सहायता से मैं वैल्यू भी पता कर पा रहा हूं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इससे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन से मैं आरएमएस वैल्यू और फेज एंगल निकाल सकता हूं, ये अल्टरनेटिव तरीका होगा, फेजर डायग्राम से निकालूं, मैथमेटिक्स लगा के निकालूं, फेजर डायग्राम भी ना बनाऊं, या कॉम्प्लेक्स नोटेशन लगा के सॉल्व कर लूं, तो जो अपन ने सवाल सॉल्व किया आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, ये जानकारी की बात हो गई। तो सीरीज के क्वेश्चन में कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, फेजर डायग्राम से अच्छे से हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती, परंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व नहीं होते, हम कोई सवाल करते हैं तो समझ में आ जाएगी अभी कि कैसे करेंगे, ना। तो शुरुआत करते हैं सवाल से। ये तो नोटेशन समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है, तो ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नोटेशन लगा करके केवीएल वाली इक्वेशन लग जाएगी, और उससे वैल्यू भी आएगी और एंगल भी आएगा, किस एंगल पर है ये भी पता लग जाएगा, वैल्यू कितनी ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एक,
यहां पर हमने एक इंडक्टर लगाया और यहां पर एक रजिस्टर लगाया। एक्सएल की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 40 और यहां पर 200 वोल्ट 50 की फ्रीक्वेंसी। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट दिया हुआ है। तो अपन से ये पूछा है कि फाइंड करंट थ्रू एसी सोर्स। एसी सोर्स से कितना करंट जाएगा। तो क्या आप लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा बस। एसी चैप्टर तो आपने देखा होगा, इजी चैप्टर है ना। कुल मिला के चैप्टर इतना बड़ा बोलते हैं। सवाल एक सीरीज का एक सवाल कर लो तो पूरा चैप्टर खत्म। सीरीज का एक कर लिया, एक पैरेलल का और फिर हो गए सारे साल। कम मेहनत करके ऐसे होते हैं। पर क्या कुछ बच्चे अभी क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, फिर वही एक चैप्टर। अच्छा, जब आप कोई इन्हीं सब बातों को मिस करोगे ना, फिर घर पढ़ोगे कितना फेज आगे कितना पीछे, इम्पिडेंस निकालो, है ना। जो लोग पढ़ने नहीं आएंगे क्लास में, घर बैठेंगे, उनके लिए ये शब्द बहुत भारी हो जाएंगे। इम्पिडेंस निकालना है, फेज एंगल क्या है, करंट लीड कर रहा है 45 डिग्री, क्या हो रहा है ये। छोड़ो, कठिन चैप्टर है। ऐसे ही सही समय पे सही काम नहीं करने से आसान चीज भी मुश्किल हो जाती है। जैसे 11वीं के कुछ चैप्टर आपके लिए मुश्किल बने होंगे। तो अभी इसमें आ जाएंगे। ये हो गया। देखो ये, इस ब्रांच का करंट हम I1 मान लेते हैं, इस ब्रांच का करंट हम I2 मान लेते हैं और इस ब्रांच का करंट हम I मान लेते हैं। इतना तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये नहीं कह सकते कि I RMS इज इक्वल टू I1 RMS प्लस I2 RMS। ये तो गलत है, ये तो सही है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में तो ऐसा होगा ही। तो हम ऐसा करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस सवाल को देखो। इस वोल्टेज को हम ऐसा लिख लेते हैं, 200 √2 साइन ओमेगा टी। 200 इसकी आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू 200 √2 हो गई। तो वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं 200 √2 साइन ओमेगा टी। अब I1 की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड करने से आ जाएगी I1। I1 की वैल्यू हो जाएगी 200 √2 डिवाइडेड बाई 40। 200 √2 डिवाइडेड बाई 40 साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के अंदर तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं तो सेम इक्वेशन रहेगी। तो यहां से I1 की वैल्यू आ गई 5 √2, 5 √2 साइन ओमेगा टी। सिमिलरली जब मैं I2 करंट कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये जानता हूं कि ये इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर में करंट,
इनमें हमेशा 90 डिग्री का अंतर होता है। करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। तो हम तो करंट निकाल रहे हैं, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो इससे 90 डिग्री पीछे रख देंगे, और इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको 30 से डिवाइड करेंगे, तो 20/3 √2 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इस प्रकार I1 का वैल्यू ये हो गया, I2 का वैल्यू ये हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए रूल लगता है, आई निकाल लेंगे, तो 5 √2 साइन ओमेगा टी प्लस 20/3 √2 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि सीरीज में थे ये, तो सीरीज वालों में करंट सेम था। अब की बार ये देखा कि पैरेलल में ये, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब अपन ये जान रहे हैं कि करंट जो है वो करंट का सम है, और करंट जो एसएचएम है, तो दो एसएचएम का सम है, यानी फेजर डायग्राम। तो एक करंट है 5 √2, एक करंट इससे पीछे है 90 डिग्री, 20/3 √2 VRMS इसी डायरेक्शन में, इस तरफ आ जाएगा IRMS। इन दोनों करंट की वैल्यू, इसका इसका सम करने से ये फेजर डायग्राम में ऐड हो गया। अच्छा, पीक वैल्यू आ जाएगी I0, क्योंकि अपन ने ये पीक वैल्यू रखी ना, तो I0 आ जाएगा पीक करंट। तो पीक करंट कितना आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो I0 की वैल्यू आएगी √5 √2 का स्क्वायर 20/3 √2 का स्क्वायर, तो आता कितना है, ये तो हो गया 50 प्लस 800/9, तो कितना हो गया फिर ये, 9 नीचे बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, 450, 1250। 1250 को क्या लिखूं, 25 25/3 × √2। ये क्या वैल्यू है हमारा, पीक वैल्यू। अब एसी सोर्स के थ्रू करंट पूछा तो आरएमएस वैल्यू बताएंगे, तो IRMS की वैल्यू आ गई 25/3 एम्पियर। 25/3 में 5 लिखने के लिए 0 दिखाते हैं, हटाते हैं मतलब 5 दिखाते हैं। ये निकाला आप लोगों ने। तो देखो इसमें ऐसा दिमाग लगाना पड़ रहा है, सीधा सीधा नहीं जोड़ता, घटता ही है, पर मैंने सीधा सीधा जोड़ा है क्योंकि साइन को जोड़ा है, साइन फंक्शन लिख के जोड़ रहा हूं। अब अगर मेरे को मैथमेटिक्स आती है तो ऐसे निकाल लूंगा, ऐसे निकालने में दिक्कत आती तो डायग्राम बना के निकाल लूंगा, डायग्राम बना के निकाल लिया मैंने। अच्छा, एंगल भी बता दें, तो ये पीछे की तरफ आ गया, ये थीटा क्या होगा, tan θ निकाल लो, दिस अपॉन दिस 20/3 √2 5 √3 5 √2 4/3 4/3 क्या होता है, 53 डिग्री, 53 आ गया। तो अब फाइनल करंट लिख लेते हैं हम। पीक वैल्यू है 25/3 √2 साइन ओमेगा टी माइनस 53, ये हमारा करंट का आंसर हो। ठीक है,
I2 जो है +90 होगा कि -90 होगा, ये अच्छा सवाल है। तो जवाब ये है कि ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उससे करंट 90 डिग्री पीछे होता है। VL और IL होता है ना। तो VL का एंगल 0 डिग्री माना है, वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री लिया ना वोल्टेज में, तो उससे 90 डिग्री पीछे दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, -90 करके दिखाऊंगा ना। जब इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, पहले हम IL को हॉरिजॉन्टल रखते थे, तो उसमें फिर उसमें +90 करके VL लिखते थे। अब VL को हॉरिजॉन्टल लिखा है तो IL उससे -90 में लिखेंगे। कैसा लगा सवाल? इजी, इजी था। ठीक बात है। अब देखो इसको दूसरे तरह से देखो, अगले पेज पे दिखाता हूँ नेक्स्ट मेथड से। ये था इंडक्टर और ये था रजिस्टर, और यहाँ था AC सोर्स, और ये R और XL। तो देखो ये जो सर्किट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया R, इसका Z1 तो R ही हो गया, और इसका Z2 क्या हो गया, XLJ। J के अपनी है, XLJ कॉम्प्लेक्स है ना। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं हम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में भी चलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप देखो क्या होने वाला है। तो यहां पर Z1 की वैल्यू तो R, और ये हो गया XLJ, और R प्लस XLJ। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, R माइनस XLJ, R माइनस XLJ। तो इससे क्या आएगा, अच्छा J अंदर चले जाएगा, R इंटू XL डिवाइडेड बाय R² प्लस XL²। ये आ गया ना। फिर ये क्या हो गया आगे, J अंदर चला गया, तो XL प्लस RJ हो गया। क्या कहते हैं, यही ठीक बात है। अगर इसका अंडर रूट इधर ले जाऊं, चलो जैसा रहने दो, ये आ गया, ऐसी शक्ल है इसकी, 6 मार ली। तो अब ये सर्किट ऐसा हो गया, इन दोनों को मिलाया, ये सर्किट का Z आ गया, इक्विवेलेंट हो गया ना। अब ये, अब इसमें IRMS और ये VRMS। अब मैं KVL लगाऊंगा, तो VRMS माइनस IRMS इंटू Z। तो IRMS क्या हो गया, VRMS बाय Z। तो यहां से आ गया IRMS बराबर VRMS अपॉन Z। इसको डिवाइड कर देंगे, तो VRMS अपॉन R इंटू XL ऊपर चला जाएगा, R² प्लस XL² डिवाइडेड बाय XL प्लस RJ। अब क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा, XL माइनस RJ गुणा करूंगा तो क्या आएगा, फिर क्या हो गया, क्या ये ऊपर वाला कट रहा है, भाग्यशाली है ना, ये यहां से कट गया। तो देखो कितना सुंदर रिजल्ट आया, ऐसा मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था।
यूं करके ये कट गया। अब इसको अंदर भेज देते और अच्छा लगेगा। तो अपना आंसर क्या है, वी आर एम एस 1/r माइनस 1/XL जे। ये है ना, ऐसा आंसर है भाई। अभी देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है, वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वी आर एम एस कितना था अपना, 200 है ना। 1/r कितना हो गया, 1/40 माइनस 1/30, ऐसा आ गया। अब भीतर ले जाने का तो कोई प्रॉफिट तो मिला नहीं, वापस बाहर बुलाना पड़ेगा। चलो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ आपके लिए। अब इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको 200 को अंदर भेज दो, ये अच्छा लगेगा। 200 भेज देते अंदर। तो आई आर एम एस क्या हो गया, ये हो गया 5। 5 और 20/3 आ गया, है ना। अब इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये अपना वी आर एम एस था। अब ये रियल साइड में 5 आया और इधर वाली साइड में 20/3 आया, तो ये आ गया था अपना। ये 20/3 है 5, तो ये कितना होगा, मैं इससे निकालो क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 20/3 का स्क्वायर का रूट। 25/3 आ रहा है। तो ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई 25/3। 25/3 आ गया नहीं ये। ये आंसर आया था। अच्छा एंगल निकालना है, ये वाला थीटा, 10 थीटा, 20/3/5, 4/3, 53 आ गया। तो वोल्टेज से 53 पीछे आ गया। तो अब ये बताओ कि कैसे लगा मेथड, या वो पहले वाला अच्छा है, पहले वाला अच्छा है। अभी अगले सवाल में पता लग जाएगा कि कौन सा यूज करोगे। देखते हैं जिसको जो अच्छा लगा यूज कर पाता है क्या। अच्छा देखो आंसर इतना जोड़ भागे किया, लास्ट में ऐसा है 1/1 पहले से लिख देते तो अच्छा था ना। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर और पढ़ोगे तो इसमें ई की पावर में लिखने में, डिवाइड करने में आसान होता है ना। ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा थीटा वाले टर्म में जाए, शायद ज्यादा प्रॉफिट होता हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे तो ये थोड़ी प्रोसेस अच्छी हो जाएगी और थोड़ा अच्छा जल्दी होने लग जाएगा। अभी पहले पढ़ नहीं रखा है हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है मैथ्स का, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरे क्वेश्चन में अब ये कहना चाहते हैं हम कि एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, और फिर एक इंडक्टर, फिर एसी सोर्स। ठीक है। तो आर का वैल्यू 30, 30 अच्छा नंबर नहीं है, 50। एक्सएल की वैल्यू 50, आर का वैल्यू 100 ओम, एक्सी का वैल्यू भी 100 ले। और ये वाला एक्सएल जो है ये 40 ओम।
और ये हमारा भी 200 है ही। अब आपको बताना है कि टोटल जो करंट जाएगा वो कितना होगा और उसका फेज डिफरेंस क्या होगा। आप तो ऐसा करो कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड सर्किट में निकाल, फाइंड एवरेज पावर। एक ही सवाल कर लो, ज्यादा मत करो। पर साइकिल में एवरेज पावर कितना कंज्यूम किया। अब तो इसमें ऐसा हो गया कि सीरीज भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, है ना। अब जो 200 वोल्ट होगा ना, अब पूरा पूरा 200 इनको नहीं मिलेगा, ये भी कुछ खा जाएगा, है ना। ये बीच में आ रहा है ना, तो 200 में से कुछ ये खाएगा, बाकी बचा इनके आएगा। फिर वो बाकी बचने वाला तरीका यूं नहीं है कि घटा दो सीधा सीधा, घटाते भी इसमें सीधा नहीं है, फेजर डायग्राम से जोड़ते घटाते। अब देख लो जो समझ में आ रहा है, देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आ गया। चलो अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट जेड निकाल लूं तो सबसे भला काम होगा, है ना। इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको R2 बोल देता हूं, इसको XL1, ये XC और ये XL2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल में है, फिर उसके साथ सीरीज में है। तो अपने पास Z जो आएगा XL, तो ये आ गया XL2J प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया R1 प्लस XL1J इंटू R2 प्लस XC माइनस J डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 XL1 माइनस XC J। ऐसा लिख सकता हूं ना। वैल्यू बाद में रख दूंगा, पहले फॉर्मूला बना लेता हूं। वैल्यू रख दूं तो और अच्छा हो सकता था, और बाद में रख देंगे, जब तक तकलीफ नहीं हो रही कर लेते। अभी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर लेंगे, क्या है। गुणा करो भाई। तो Z की वैल्यू आ गई XL2J प्लस, अब मैं इसके उल्टे से गुणा करूंगा ऊपर, तो पहले इनको कर ही लेता हूं अंदर वाला को गुणा, ताकि वो बाद में गुणा करने में दिक्कत नहीं करेंगे। R1 R2, एक टर्म तो हो गया R1 R2, फिर ये हो गया इन दोनों का गुणा प्लस XL1 XC, ये प्लस में आ जाएगा ना, और फिर ये माइनस वाली टर्म, ये R इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हो गया R2 XL1 माइनस R1 XC J। ये तो ये तो थोड़ा डायग्राम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट, ये अपना वर्चुअल पार्ट, फिर ऊपर नीचे इसका गुणा भी करने का है, कर लेते हैं। R1 प्लस R2 माइनस XL1 माइनस XC J, तो डिनोमिनेटर में क्या है, R1 प्लस R2 माइनस स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ XL1 माइनस XC का स्क्वायर, ये आ गया ना, ये आ गया भाई। अब ये इसके साथ गुणा कर दो, अब वैल्यू रख दो भाई, ज्यादा अब नहीं सहन होगा। कहां पर, नीचे प्लस हो जाएगा, J का स्क्वायर प्लस होगा भाई, माइनस वाले से गुणा हो ना, इसलिए प्लस हो जाएगा। कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। अच्छा लग तो रहा है ये स्क्वायर, ये भाई लोग इसी इसी के नीचे जा रहे हैं, ये बढ़िया हो रहा है वैसे। फिर ये ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, इससे कुछ आसान होगा, नहीं तो वेरिएबल में कितने जाएंगे, सुंदर नहीं लगेगा। सुंदरता लाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। ये तो हो गया 40J प्लस, अब R1 R2 कितना हो गया, 5,000, और ये दोनों 5,000, इन दोनों का गुणा 5,000, इसका गुणा 5,000, 5,000 में 5,000 जोड़ा तो हो गया 10,000।
ये 10,000 हो गया। 10,000। फिर इनका और गुणा देख लो। R2 XL1 इन दोनों का गुणा 5,000 माइनस 5,000 जीरो हो गया, है ना। ये तो अच्छा हो गया। दिस गुणा दिस गुणा दिस, ये आ रहा है ना, तो जीरो आ गया। अच्छी बात है, जीरो जे। कितना सरल हो गया। R1 R2 150 और XL1 माइनस दिस, -50 तो +50 हो जाएगा, +50 जे। अब डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर, फिर XL1 माइनस दिस 50 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ गया। 40 जे। अब जरा नीचे वाला स्क्वायर पूरा करते हैं, ऊपर का हिसाब लगाते हैं। ये जीरो हो गया, इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर हो गया 50 के आगे 10 की पावर 4, है ना। और ये 3 + 6, नीचे क्या हो गया 50 स्क्वायर कॉमन आ गया, 50 इंटू 50 कर लेता हूं, तो ये 9 + 1 10 हो गया ये। तो एक 50 काट दिया, फिर ये हो गया 100 × 100, है ना। 100 × 100, 50 में से काट के 200, 200/10 20 हो गए। ओवरऑल मिला के 20 आ गए, तो 40 जे 20, 3 + 6। अब गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो गया 60 + 60 जे। सुंदर आ गया, तो ऐसा तो सोचा नहीं था हमने। 60 + 60 जे है, एंगल तो 45 आ गया। अभी देखते हैं, फिलहाल जेड मिला है, अब मुझको चाहिए था IRMS, तो ये आएगा VRMS/Z। तो मैं यहां रखूंगा 200 डिवाइडेड बाय 60 + 60 जे। तो अब ऊपर नीचे 60 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 200, फिर ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 60 स्क्वायर + 60 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 60 स्क्वायर + 60 स्क्वायर, 60 - 60 जे। 60 कॉमन ले लो, इधर से भी 60 कॉमन ले लो, वो तो वैसे 2 टाइम्स कर लो, क्या 2 से इसको काट दिया, तो ये हो गया 100। नीचे आ गया 600, 2 × 60 था ना, एक 60 काट दिया, सिर्फ 60 रह गया। 1 - 6, 0 0 काट दिया, तो 5/3 -5/3 जे, है ना। फेजर डायग्राम बना देते हैं। VRMS इधर, अब ये इस तरफ 45 डिग्री पर आ गया, 5/3√2, 5/3√2। एवरेज पावर VRMS IRMS cos 5, आंसर आ गया। कितना इजी है ये, है कि नहीं। अब वो लोग बताएं जो कॉम्प्लेक्स के बगैर करेंगे। नहीं करेंगे।
कॉम्प्लेक्स के बगैर करने में दिक्कतें बहुत सारी है। जैसे इसके वोल्टेज का आपने साइन का इक्वेशन लिख लिया, तो इसका लिखोगे 200 साइन ओमेगा टी। अब जो इसका करंट आएगा उसका फेज तो पता ही नहीं है, मान लेते हैं कि वो 5 फेज एंगल पीछे, मान लेते हैं आंसर पीछे है इसलिए 5 पीछे। तो फिर इस टोटल करंट की इक्वेशन लिखेंगे आई आर एम एस साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर वो जो करंट आएगा उससे इसका वोल्टेज 90 आगे, तो फिर इसकी इक्वेशन आ जाएगी आई आर एम एस इंटू एक्सएल, इसका इक्वेशन बन जाएगा। फिर इस, हाँ, इंस्टेंटेनियस वाली इक्वेशन लिखेंगे सारी, फिर इसकी निकालेंगे तो अब उसमें से इसका इंस्टेंटेनियस घटाएंगे वोल्टेज, तो जो बचा वोल्टेज इसका होगा। फिर ये इनमें बंटवारा होगा, तो इन दोनों में फिर सेम वोल्टेज होगा जैसे अभी सॉल्व किया था। कुल मिला के बहुत माथापच्ची है, मतलब कुछ तो गलत हो ही जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई दूसरा रास्ता उचित नहीं है, यही बढ़िया है। तो वैसे तो आईआईटी की तरफ से सिलेबस में पैरेलल सर्किट नहीं लिखा हुआ है, सीरीज ही लिखा हुआ है। आप उसका सिलेबस पढ़ोगे ना, तो उसमें एसी सीरीज सर्किट, पर वो नियम तोड़ रहे हैं, बाउंड्री तोड़ के चले जा रहे हैं, पैरेलल का सवाल पूछ रहे हैं। कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, जेड इक्विवेलेंट निकाल के कर दो। कॉम्प्लेक्स से वो सवाल भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो एसी समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी और सवाल करते रहो, शीट में से दे रखे सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो। हाँ, ठीक है। टेस्ट के बारे में आपके पास क्या सूचना है? नहीं है? आप लोग तो टेस्ट की तैयारी करो, हो ना हो, घर पे हो, कहीं पर हो, ठीक है। होमवर्क में बताओ क्या करोगे? फिर उसके बाद अगले दिन छुट्टी भी तो है। तो इससे निपटा दो आप। क्या रह गया ऐसे में? एक्सरसाइज 1 में क्या रह गया? 1 और 2 निपटाओ, है ना। 1 और 2, 3 मत, 3 नहीं देना है। 1 2, 1 और 2 निपटा लो, है ना। एक्सरसाइज 1 का रिमेनिंग एक आधा सवाल बचा है, कर लेना। बाकी एक्सरसाइज 2 कर लेना, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना?